ओके, तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल जो एमओटी से रिलेटेड हैं कि कोई भी आपका कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड होना चाहिए या मॉलिक्यूल होना चाहिए। होमोडायटोमिक आपके पास मॉलिक्यूल होगा तो उसका हम एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम हम उसका कैसे बनाएं, ठीक है। और एमओटी से हमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है उससे दो चीजें हमें बेसिकली सीखने को मिलती हैं बच्चों की। कोई भी आपका मॉलिक्यूल है वो आपका पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, एक चीज तो ये सीखने को मिलती है। दूसरा उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, यानी दो एटम्स आपके अलग अलग एटम है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, उन दो एटम्स के बीच आपका सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये चीज हमें अच्छे से जानने को मिलती है। चलिए हम अब कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। और एक बात और, ये जो एमओटी आपकी थ्योरी में बताने जा रहा हूँ कुछ कंपाउंड्स के लिए या कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो, राइट। तो मैं इसकी कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसलिए बच्चों, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें उसको, ठीक है। चलिए तो सीखते हैं कि अगर हमारे पास O2 होता है, ठीक है, और इसका हमें क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम हमें इसका बनाना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले हमें एक ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, यहाँ पर हमें मालूम है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आफबाउ, आफबाउ, ठीक है। आफबाउ के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं बच्चों, 1s2 2s2 2p, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 + 2 + 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो आपका अभी इसको डिटेल में अभी मैं लास्ट में आफबाउ रूल भी आपको बता दूंगा यहाँ पर, इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के फर्स्ट सेल होती है, दूसरी सेल होती है, तीसरी सेल होती है बच्चों। इसमें 1s होता है, 1s, फिर इसमें 2s और 2p इसी में होता है, फिर इसमें 3s 3p और 3d होता है बच्चों। और ये देखिए न्यूक्लियस है आपका सपोज दैट, तो सबसे नजदीक का जो ऑर्बिटल है वो आपका 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर ऐसे करके आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी और एनर्जी का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है बच्चों आपका, यानी उसकी एनर्जी उतनी ही, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी एनर्जी उसकी क्या होगी, कम होगी, ध्यान देना है आपको, ठीक है। और स्टेबिलिटी अगर कम होती जाएगी तो एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, ठीक है ना, यानी अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी। तो देखिए ये जो न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टेबल तो ज्यादा होगा लेकिन उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। चलिए ये बात समझ में आती है। अब हमें क्या करना है, देखिए इससे पहले थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर आपके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए तो सबसे पहले हम एनर्जी लेवल दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एनर्जी लेवल है, ठीक है, किसके लिए है, ये आपका ऊपर को जो है अपसाइड आपका एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और यहाँ आपकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस केस में जो है सबसे ज्यादा एनर्जी 2p की होती है, उससे कम एनर्जी 2s की, और उससे कम एनर्जी 1s की एनर्जी होती है। तो सबसे हमें डाउन में कम एनर्जी किसका लिखना पड़ेगा, 1s का ऑर्बिटल लिखेंगे हम, 1s2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 2 ऑक्सीजन है बच्चों, तो एक ऑक्सीजन एटम में यहाँ पर लिख देता हूँ और एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर लिख देता हूँ। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तभी आपका ये मॉलिक्यूल बनाएंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम यहाँ बनाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो दूसरा हम यहाँ पर बना देते हैं 2s वाला, इसकी एनर्जी थोड़ा सा और ज्यादा है, ऊपर को इंक्रीज कर दिया एनर्जी, ठीक है ना। 2s 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसी के इक्वल हम, इसके इक्वल दूसरे ऑक्सीजन एटम का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखेंगे 1s2, और इसका हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2s2, ठीक है। 1s और 2s आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं बच्चों p में, ठीक है। तो यहाँ पर हम p ऑर्बिटल बना देते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 है ना, p और 1 2 3 p ऑर्बिटल बच्चों, s ऑर्बिटल एक होता है, p में आपके कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सब सेल में, s में एक होता है, p में px py और pz 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एक x होता है, एक y होता है और एक
जेड होता है। इतना आपको मालूम होगा पहले से, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए आप। अब क्या होता है, हमने क्या कहा था कि जितने भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने कहा था कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो दो ही नए क्या बनेंगे, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पर कितने हैं, दो हैं। तो एक कम एनर्जी का बनता है, आपको मालूम होता है स्टेबल जो बनता है, एक थोड़ा सा क्या बनता है, ज्यादा एनर्जी का बनता है, वो आपका क्या होता है, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है इन दोनों से, ठीक है। दूसरा, इसमें भी देखिए दो हैं तो दो ही नहीं बनेंगे, एक की एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होगी, और दूसरी की एनर्जी आपकी हल्की से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये भी आपको मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा केस चेंज हो जाता है बच्चों। यहाँ पर 2p आपका 4 है, तो 4 को आप 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन एटम का ये है, दूसरा ऑक्सीजन एटम का यहाँ पर लिख देता हूं मैं 1 2 3 4। और ये क्या है बच्चों, ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और जो ये बनेंगे बच्चों, ये सारे क्या बनेंगे, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। MO बॉन्डिंग जो जैसे ये वाला है, तो यहां से आपका जो डाउन साइड होगा इन दोनों के लिए जो डाउन साइड होगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और इन दोनों से जो ऊपर होगा, केवल इसके लिए बोल रहा हूं, इस वाले के लिए अलग करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो ऊपर होगा बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ABMO जो बोलते हैं इसको, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। क्योंकि अब एटम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, इसलिए सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है बच्चों। ओके। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, देखिए हम यहाँ पर 3 ऑर्बिटल ले रहे हैं एटम के, और 3 ही हैं तो 6 बनेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि 3 ऊपर बनेंगे 3 नीचे बनेंगे, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं बच्चों। लेकिन इस चीज में आप 3 बिल्कुल ऐसे नहीं लिखने वाले हैं, इसमें जो एनर्जी होती है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। तो उसको हम कैसे देखते हैं, देखिए बच्चों, जो यहाँ पर आपका PX PY और PZ है ना, PX PY PZ, उसमें से क्या होता है बच्चों, PX और PY की एनर्जी हमेशा बराबर होती है, और PZ की एनर्जी या तो कम हो सकती है या फिर ज्यादा होती है, डिपेंड करता है, कुछ रूल्स होते हैं इसके लिए, वो मैं आपको ट्रिक में बता दे रहा हूँ, ठीक है। कब जो है इसकी एनर्जी कम, अगर जैसे सपोज दैट इसमें क्या हो गया कि PX इक्वल टू PY है और उसकी एनर्जी ज्यादा है, और PY, हाँ PY PZ से, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऊपर लिखेंगे बच्चों, ऐसे बराबर एनर्जी है दोनों की, और इसको नीचे लिखेंगे। अगर इसका उल्टा होता है, अगर आपका PZ की एनर्जी ज्यादा होती है किससे, इक्वल टू PY से, तब हम क्या लिखेंगे, PZ को ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये दो केस हैं। अब इन दोनों के केस को ध्यान से समझिए आप। ये Y जैसा लग रहा है, देखो बच्चों, Y ऐसा हो ना, दो ऊपर है देखिए, और एक नीचे है, तो ये इरेक्ट Y है, सीधा Y है, ऐसे, ठीक है। ये याद रखना, दैट इज द ट्रिक, ओके। और ये आपका कैसा है बच्चों, डाउनवर्ड है, इन्वर्टेड Y है, देख लीजिए आप, एक ऊपर है और दो नीचे हैं, ऐसे करके आप बनाएंगे तो ये आपका इन्वर्टेड Y जैसा लग रहा है, ठीक है। अब आपको फाइनली क्या करना है कि या तो इरेक्ट Y हो सकता है बच्चों, या इन्वर्टेड Y हो सकता है, ठीक है। जब हम इसको, 3 यहाँ होंगे 3 यहाँ होंगे, लेकिन हो सकता है केस आपका या तो इरेक्ट Y का हो सकता है, या फिर आपका कैसा हो सकता है, इन्वर्टेड Y का हो सकता है। अब जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको आप अच्छे से नोट कर, पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना सा अच्छे से नोट कर सकते हैं बच्चों। फिर आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कब जो है इरेक्ट और इन्वर्टेड Y आपका आता है। that will be very 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 important for your competitive examination, okay। आपको यही बेसिक आना चाहिए जो आपको आगे मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए इतना सा इसको हम हटा देते हैं। किसके लिए बना रहे हैं, O2 के लिए बना रहे हैं, ठीक है। O2 में अनपियर्ड होने चाहिए। अनपियर्ड क्यों होने चाहिए बच्चों, क्योंकि O2 आपका कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा था जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे, है ना। वैसे तो हमें O2 मालूम है कि ऐसे बनता है O2 करके, ऐसा कुछ आपको मालूम है, लेकिन इसमें तो सारे क्या है, पियर्ड है, तो ये तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली इट वाज पैरामैग्नेटिक। तो उसी को हम अभी यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर इसमें अनपियर्ड कैसे हैं, आखिर ये थ्योरी बताती है कि इसमें अनपियर्ड है या नहीं है, ओके। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि इन्वर्टेड और इरेक्टेड Y कब लिखते हैं बच्चों, ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए जब तक आपका सिलेबस में केमिस्ट्री आएगी, आप इसको जरूर याद रखें, क्योंकि MOT से वहां कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने पड़ेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना, कोई भी आपका जो होगा मॉलिक्यूल का, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के आपको क्या करने होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉनों को काउंट करना होगा, ठीक है। सपोज दैट वी हैव O2,
एंड वी हैव N2 या कोई और, चलिए हम दो चीजें लेते हैं। तो इसमें बच्चों एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, टोटल इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों? 16 इलेक्ट्रॉन। और N2 एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 2 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे आपके। ठीक हो गया। देखो बच्चों, दो रूल बता रहा हूं मैं, उन दोनों को आपको याद रखना है। एक रूल जहां पर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन या तो 14 दिखेंगे या फिर उससे क्या देंगे, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा कभी होता है, एक केस ये होता है, और दूसरा केस आपका कौन सा होता है बच्चों, मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, ध्यान देना इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा वाले में लिखा हुआ है मैंने, है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, देखिए जो यहाँ का बॉन्डिंग बनेगा, जो नीचे बनेगा यहाँ से, समझ लेना आप, एक बनेगा ऊपर, वो भी आप समझते हैं, उसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। एंटी बॉन्डिंग में तो बच्चों आपको सीधे से याद करना है, ये तो आपका हमेशा ऐसा ही रहेगा। देखो एंटी बॉन्डिंग में हमेशा इन्वर्ट वाई रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों? इन्वर्ट वाई, यानी एक ऊपर रहेगा पी, जो पी जेड होगा, और दो नीचे रहेंगे बच्चों इसमें, आपका पी एक्स और पी वाई। एंटी बॉन्डिंग में इसको स्टार से हम दिखा देते हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, बॉन्डिंग होता तो नॉर्मल दिखाते हैं हम उसको। ठीक है, तो ये देखिए, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर उसमें पी आ रहा है, पी ऑर्बिटल आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट एंटी बॉन्डिंग में कैसा वाई लिख देना है आपको, यू हैव टू राइट इन्वर्टेड वाई। आपको उल्टा वाई वहां लिखना है, यानी एक ऑर्बिटल ऊपर होना चाहिए, दो ऑर्बिटल आपके कैसे होने चाहिए बच्चों? नीचे होने चाहिए। ठीक है ना, इसका रीजन है बच्चों, ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन है, लेकिन अभी आपके कोर्स में नहीं, आप इतना ही समझ जाइए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। ओके, अब केस है, मैंने आपको दो केस बताए थे, बताओ कौन कौन से। एक केस बच्चों, या तो इलेक्ट्रॉन 15 या मोर देन 15 हो। दूसरा केस, या तो इलेक्ट्रॉन 14 हो और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो। ये दो केस आपको स्टडी करने हैं, और तब जाके यहाँ पर जो आपका इन्वर्टेड वाई टाइप का आएगा, यानी दो ऊपर एक नीचे होगा, या आपका इरेक्ट वाई, दो ऊपर एक नीचे, और इन्वर्टेड दो नीचे एक ऊपर, ऐसी कंडीशन कब आएगी? ठीक है, चलिए बच्चों, तो जब आपका कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कम है, तो वहां पर हमेशा कैसा होता है बच्चों? इन्वर्टेड वाई होता है। कैसा होता है? एक ऊपर होगा और दो नीचे होंगे। लेकिन बच्चों जब आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब आपके इलेक्ट्रॉन, ये देखना यहाँ पर लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये इसका होगा, ये है इसका। ठीक है ना बच्चों। और जो ये 15 वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी मोर देन 15 वाला इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होगा बच्चों? उसमें हमेशा कैसा बनता है आपका? डायरेक्ट वाई बनता है। क्या बनता है? सीधा वाई बनता है, यानी दो ऊपर होंगे और आपका एक ऑर्बिटल क्या होगा? पी का नीचे होगा। आपको समझ में आई बात? एंटी बॉन्डिंग तो हमेशा आपका कैसा बनेगा बच्चों? इन्वर्ट वाई बनेगा, उल्टा वाई ही बनेगा। और बॉन्डिंग में या तो इरेक्ट वाई बन सकता है, यानी सीधा वाई, या इन्वर्ट वाई बन सकता है। कब इरेक्ट बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। सीधा वाई कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है, और उल्टा इलेक्ट्रॉन कब बन जाएगा? जब आपके क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 16। इट मींस इट हियर विल बी कौन सा? मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी इरेक्ट वाई, यानी दो ऊपर होंगे बच्चों इसमें, और एक क्या होगा आपका? डाउन साइड होगा। चलिए, तो ये तो कहानी है बच्चों आपके एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बन गया पूरा आपका। बिल्कुल इस सीध में लिखेंगे आप, एक सीध में आप लिख सकते हैं बच्चों, मैंने थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया, कोई बात नहीं, आप अच्छे से बना लेना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आपका क्या बन चुका है, कि आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने एक कंबाइन होकर दो अलग अलग एटम्स ने, जो एटॉमिक ऑर्बिटल उनके थे, उन्होंने कंबाइन होकर आपका क्या बना दिया है? मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए हैं। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। यहाँ पे कितने हैं? दो। तो कैसे भरेंगे? एक, दो, तीन, चार, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है। या आप डायरेक्ट 16 इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 16 है, तो आपको यहाँ काउंट करने की जरूरत नहीं है। 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, यू हैव टू फिल 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन ध्यान देना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां आते हैं जहां इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होती है सबसे कम होती है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि एनर्जी बराबर है, पहले हाफ फील्ड होता है तब फील्ड होता है बाद में, इसका भी रूल पढ़ेंगे हम, टेंशन ना लें। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। 15 एंड 16। देख लीजिए बच्चों, आपको यहां पर से एक चीज समझ में आ रही होगी,
अब हमने 16 के 16 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल में। अब आपको क्या दिख रहा है, फाइनली बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस पूरा समाप्त हो जाता है जैसे ही आपके क्या बन जाते हैं, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें इंडिविजुअल इसकी, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच सकते हैं, इमेजिनरी लाइन। इससे नीचे वाला क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बॉन्डिंग में आधा इधर कर देंगे, यहाँ के सब नीचे वाले क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग मान लेते हैं, ऊपर वाले नहीं। बच्चों ऐसा नहीं करना, हमने पर्टिकुलर ऑर्बिटल का देखना है। जैसे ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल लेंगे तो उसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये और ये इसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और ये इसका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यहाँ पर देखिए बच्चों, जब आप ये वाला केस लेते हैं तो यहाँ पर फाइनली जो ऑक्सीजन एटम है, मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, इसमें जो है जब हम एमओटी के अकॉर्डिंग O2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं बच्चों, आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स O2 मॉलिक्यूल यही क्या डिफाइन करता है बच्चों, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट विल बी पैरामैग्नेटिक। ये कैसा होगा बच्चों, आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। आपको समझ में आ गया बात, क्योंकि हमने कैसे कहा था, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हुई मेरी तो पहली वीडियो आप देख सकते हैं, एमओटी जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था उसमें मैंने कहा था कि इसको अच्छे से समझाया हुआ था। फिर भी आप एक बार देख सुन लीजिए कि जो भी सब्सटेंस बच्चों क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी होते हैं वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होता है, और दैट सब्सटेंस विल नोन एज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। चलिए इतनी तो हमें बात समझ में आ गई कि इस थ्योरी ने प्रूव कर दिया बच्चों कि आपका O2 कैसा होता है बच्चों, O2 आपका होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बोलते हैं बच्चों। एनर्जी से कोरिलेट करके हमने बनाया हुआ है, दैट्स व्हाई दिस डायग्राम इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। ओके, अब हमें एक चीज और सीखनी है बच्चों, यहाँ पर देखिए कि हमने आज तक देखा है कि ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड होते हैं। क्या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सही है या ये थ्योरी कुछ और बताती है, लेट्स सी। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें चेक करना होता है। फाइनली बच्चों क्या चेक करना होता है, बॉन्ड ऑर्डर, यानी 2 एटम जो ऑक्सीजन के हैं उनके बीच जो बॉन्ड है वो कैसा है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, कैसा आना चाहिए, डबल आना चाहिए। चलिए, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए लिखने में नहीं आ रहा है यहाँ पे, आप लिख सकते हैं इसको, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यानी आपको टोटल जो एक एक करके आपको, जैसे इसका लेना है पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सबको आपको काउंट करना है, माइनस आपको करना है बच्चों इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलिए पुट करते हैं वैल्यू, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखिए हाफ ऑफ 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका 4, यहाँ पर अगर ये कट जाएगा 2 आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों, 2। इट मींस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के बीच क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड होता है। ये थ्योरी भी आपकी क्या कर देती है, प्रूफ कर देती है। समझ गए ना बच्चों बात को। तो आप यहाँ पर क्या क्या समझे बताइए। यहाँ पर आपको एक चीज ये समझ में आई कि जो ऑक्सीजन होती है, अब फाइनली उसके पास जो है एंटी बॉन्डिंग में क्या, पी की एंटी बॉन्डिंग में क्या बचते हैं बच्चों, आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, दैट्स व्हाई this that is in the oxygen will be paramagnetic in behavior। ओके, दूसरा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच आपका जो एटम है, दोनों एटम के बीच आपका डबल बॉन्ड भी होता है, ये भी इससे क्लियर हो जाता है। ओके, एक चीज और बच्चों, जैसे 1 सिग्मा 1 एस है ये, तो सिग्मा भी आप इसको लिख सकते हो, सिग्मा 1 सिग्मा आप इसको लिख सकते हो 1 सिग्मा, और इसको 1 सिग्मा स्टार आप लिख सकते हो। वैसे इसको 2 सिग्मा लिख सकते हो, इसको 2 सिग्मा स्टार आप लिख सकते हो। और यहाँ पर जो सिंगल वाला होगा बच्चों वो हमेशा सिग्मा होता है, 3 सिग्मा यहाँ पर इसको लिख सकते हो, 3 सिग्मा स्टार इसको लिख सकते हो, इसको 3 आप क्या लिख सकते, अच्छा 2 ही में है, ये 2 में ही है, ठीक है ना बच्चों, इसको 3 लिख सकते हैं, इसको 2 पाई, ये सेकंड वाला ना पाई में आएगा ये, पाई आपका कौन कौन सा, x इक्वल टू 2 पाई पाई y, ये वाले हैं, ठीक है। और ये एंटीबॉन्डिंग होंगे, यानी पाई पी एक्स एंटीबॉन्डिंग, पाई पी वाई एंटीबॉन्डिंग, भी आप इसको p भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना।
अगर उसको S लिखेंगे तो उसको P भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप एक बार अच्छे से थोड़ा एनसीईआरटी में भी देख लीजिए कैसे कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है बच्चों। चलिए, तो ये तो कहानी थी बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर O2। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे ही करके देखना N2 के लिए, लेकिन उसमें बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं या 14 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाला तो इन्वर्टेड ही रहेगा, उल्टा ही रहेगा, लेकिन ये भी आपका कैसा हो जाएगा बच्चों, इन्वर्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन मैंने किसके लिए बताई है, केवल बॉन्डिंग के लिए। ध्यान देना, ये जो कंडीशन है इलेक्ट्रॉन 15 और 14 वाला बच्चों, ये केवल जब P वाला आएगा और उसमें P वाला जो बॉन्डिंग होगा उसके लिए ये कंडीशन होगी, इसके लिए कंडीशन नहीं होगी। चलिए, तो इतना तो बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए, एक चीज और छोटा सा मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आपको थोड़ा सा फटाफट उसको सीख लीजिए, आप अच्छे से रिवाइज हो जाएगा जिन बच्चों को आता है। जिनको नहीं आता है, AUF आप बाउ रूल। ओके, एक साइंटिस्ट थे बच्चों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो आपका अभी तक जो आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल था, उसने कहा कि आपका बीच में आपका प्रोटॉन होते हैं, उसके बाद आपका KLMN ऐसे करके बहुत सारे आपके ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं, और बिट होते हैं बोला था उसने। फर्स्ट वाले को उसने के बोला था, ये न्यूक्लियस मानते हैं पूरा, फिर KLMN ऐसे बोला था। इसको हम दूसरे चैप्टर में भी करेंगे, एक बार थोड़ा समझ जाइए, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। तो उसने क्या कहा था बच्चों, जो आपका एनर्जी है, ये वाला ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, खाली ऐसे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसने कहा था 2 आते हैं, इसमें 6 आते हैं, फिर इसमें कितने आते हैं, सॉरी इसमें 8 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर 32, ऐसे तो आपको याद ही होगा ना। 2n² मतलब होता है n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए आप निकाल सकते हैं, k के लिए n इक्वल टू 1 होता है, इसके लिए n इक्वल टू 2 होता है, इसके लिए n इक्वल टू 3 होता है, इसके लिए n इक्वल टू 4 होता है बच्चों। आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 2, 8, 18, 32 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कितने आते हैं आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन आफबाउ ने क्या किया था बच्चों, उसने कहा था कि जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट यानी के सेल में, के ऑर्बिट में, वो ऐसे करके घूमते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन आपका स्फेरिकल, जैसे बॉल नहीं होती बच्चों, वैसे घूमते हैं बोला था उसने। ठीक है, एक फिक्स एनर्जी में आपने। ठीक है, फिर उसने कहा था कि जो आपका एल ऑर्बिट है बच्चों, उसमें 2 टाइप से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। एक तो बिल्कुल ऐसे ही घूमते हैं, ये वाला गोल करके एस ऑर्बिटल बोलते हैं बच्चों उसको, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी हमेशा 2 होती है, जैसे फर्स्ट वाले में 2 है। ठीक है, और दूसरे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएंगे तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दूसरे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने घूमते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो उसने बोला कि 6 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे घूमते हैं, जैसे सपोज हम XYZ एक्सिस मानते हैं, तो 2 यहाँ घूमेंगे, 2 यहाँ घूमेंगे और 2 यहाँ घूमेंगे। ये जो पूरा ऑर्बिटल होता है ना बच्चों, ये वाला, इसको p ऑर्बिटल बोलते हैं, ये p का एक ऑर्बिटल। तो इसमें p के 3 ऑर्बिटल होते हैं सेकंड वाले में। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे फिल होते हैं। ठीक है, तो आपका सपोज ये न्यूक्लियस होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही घूम रहे होंगे सेकंड वाले में, 8 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहे होंगे बच्चों। 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे 2 यहाँ घूम रहे होंगे, यानी इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे में घूम रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपका इस टाइप से घूम रहे होंगे। ठीक है, इसको p ऑर्बिटल बोलते हैं। फिर आपका अगला आता है बच्चों, उसमें भी आपके क्या होते हैं, 3 वाला आता है। अगर हम इसकी बात करें तो S आएगा प्लस P आएगा इसमें, प्लस इसमें D भी आता है, D भी आता है। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉन घूमने का तरीका होता है वो क्या होता है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि S में, P में और D में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे आते हैं। और एक और होता है F, ये 4 होते हैं बच्चों। ठीक है, यानी पहली सेल है तो उसमें केवल S होगा, दूसरी सेल है तो S और P होंगे। पहले में केवल S होगा बच्चों, दूसरे में S और P होंगे, तीसरे में क्या क्या होंगे, S, P और D। यानी इसमें 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। 18 इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से घूम रहे होंगे बच्चों, 3 तरीके से। फिर आपके जो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 तरीके से घूम रहे होंगे। कैसे, S, P, D, F, इस तरीके से घूमते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसने क्या कहा था कि जो सबसे पहले आपका फर्स्ट वाला होगा, ये वाला, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं। आफबाउ क्या बोलता है बच्चों, देखना, वो केवल इतना बोलता है कि जो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल होगा, जैसे ये s ऑर्बिटल है, यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होते हैं। फिर आपका कौन आएगा, यहाँ पर s आएगा दूसरा, फिर कौन आएगा, p आएगा, फिर s p d, फिर s p d। ऐसा आपको लग रहा होगा बच्चों
अगर ऐसा ही होता तो आप बाहु कभी रूल नहीं आता, थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं इंटरचेंज होता है, कुछ ना कुछ आपका कहीं इंटरनली यहाँ पर चेंज हो रहा होता है, जिसके लिए आप बाहु आया। देखो उसने क्या कहा, सपोज ये एक न्यूक्लियस है, ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है, ठीक है। सबसे पहला ऑर्बिटल यहाँ पर क्या होगा, 1s होगा। क्या होगा बच्चों, 1s होगा, ठीक है ना। फिर उसके नीचे बाहर में क्या आएगा आपका 2s, ये वाला 2s और 2p आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर बच्चों आएगा 3s 3p एंड 3d आएगा, ठीक है, अगला वाला। फिर बच्चों 4 के लिए आता है 4s 4p 4d 4f आता है, ठीक है। फिर अगले के लिए आता है बच्चों 5s 5p 5d एंड 5f, ठीक है। फिर अगला आता है 6s 6p 6d तक आता है। अगला आता है 7s 7p, ठीक है बच्चों, पी तक आता है। अब क्या होता है देखिए, ये फर्स्ट सेल होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है, फिफ्थ सिक्स्थ। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे ना बच्चों, तो उसमें आपके ऐसे करके जो आपके पीरियड्स होते हैं, कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला पीरियड है, थर्ड वाला पीरियड, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड की यहाँ पर बात हो रही है। अब वैसे ही आपका न्यूक्लियस सबसे नजदीक किसके होता है, 1s के होता है, तो सबसे पहले वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे, ठीक है। फिर वो ऐसे घुमाता है, देखना आप डायरेक्ट मत कर देना, यहाँ पर आप सीधे यहाँ से यहाँ मत ले जाना बच्चों, गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना है, 1 और 2 में घुमाना है उसको एक बार, ये फिर 2 में भरने हमेशा ऐसे हैं, ठीक है। आएगा एरो हमेशा इस टाइप से, यहाँ से एरो कभी नहीं जाएगा, ऐसे एरो गया तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2s में, फिर बच्चों आपका 2p, फिर 3s में। देखो अभी तक तो ठीक चल रहा था मामला, देखो 1s के बाद 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p 3d जाना चाहिए ना, देखना है यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी। फिर ये आएगा बच्चों आपका, यहां से जाता है, ये देखिए यहां तक ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p, अब 3d में जाना चाहिए था, लेकिन ये इससे पहले किस में चले जाता है बच्चों, 4s में जाता है। अब जाता है 3d में, फिर ये यहां जाता है, फिर ये यहां, फिर ये यहां से आपका 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर यहां से जाएगा ये बच्चों 4f 5d, है ना। लास्ट में आपका p में फिल होंगे, ठीक है, f d एंड p। फाइनल जो आपका लास्ट आपका पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट में आपका एलिमेंट आता है यहाँ पे बच्चों, वो p ऑर्बिटल में आता है, ठीक है। तो ये और भी समझेंगे अभी हम, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोलते हैं बच्चों, तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, बहुत ही इजी टेबल है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर यहाँ तक भी याद है ना बच्चों, यहाँ इतना भी अगर याद है ना आपको 3d तक, तो आपको सब काम हो जाएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s देन 3d, ओके। तो यहाँ पर आपका 3p के बाद 4s आ रहा है, देन आपका क्या आ रहा है 3d। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 2 2 6 2 2, सॉरी यहाँ पर 6 आएंगे आपके, यहाँ पर आपके 10 आ सकते हैं, डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में आपके 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो था आफ्बाह रूल। कौन सा रूल बच्चों, आफ्बाह, यानी जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां पर आते हैं, तो सबसे कम एनर्जी किसकी है बच्चों, 1s की है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, एक बार बना देता हूं, s p t एंड f। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बच्चों 2 आ सकते हैं, 1s2 जैसे सपोज दैट, फिर p2p में 6 आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जो जहां पर भी p होगा 6 आएगा। तो d होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ सकते हैं बच्चों, 10। और जो f होता है बच्चों इसमें 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपका देख सकते हैं। यहाँ पर आपका एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर 3 है, ऑड में चलिए आप, फिर 5 आएगा, फिर आपका 7 आएंगे, ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2, तो 7 में 14 इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज नोन एज आफ्बाउ, AUFBAU, आफ्बाउ रूल, ओके। क्या बताता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, यानी जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, उसमें सबसे पहले आपकी एनर्जी क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी वहां सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो ये तो था बच्चों आज का टॉपिक, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।